दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। दोस्तों हम यहाँ पर जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके ग्राम विकास अधिकारी का ये प्रैक्टिस सेट। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इसके पहले जितने भी पार्ट आपके बनाए गए हैं वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ भी मिलेंगी, फ्री वीडियो भी मिलेंगे और कुछ पीडीएफ आपको पैसे से भी मिलेंगी। आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके की पीडीएफ किस प्रकार से आपकी बनाई गई है, जहाँ पर आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उसको अच्छी तरीके से हाईलाइट भी किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से जो भी आपका पॉइंट पूछा जा सकता है या अभी तक पूछा गया है उसके बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। वहीं पर जीके की पीडीएफ जो कि आपकी टॉपिक वाइज मिलेगी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, हर एक चीज़ का आपका टॉपिक वाइज यहाँ पर आपका दिया गया है। कोई भी आपका यहाँ पर जो भी आपके मिशन है या आपके जो आंदोलन है बिल्कुल क्रम से यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर साइंस हो या आपका कंप्यूटर हो, यहाँ पर बेहतर तरीके से ये पीडीएफ आपकी है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि पीडीएफ को डाउनलोड भी कर पाएंगे, प्रिंट भी निकलवा पाएंगे। यहाँ पर हिंदी का कंप्लीट कोर्स मात्र 99 रुपये में है, जो कि कंप्लीट थ्योरी है और आपके यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर जीके में लगभग 5000 क्वेश्चन है, जिसमें से 200 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्यूटर के भी लगभग यहाँ पर होंगे, मात्र 99 रुपये में दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर यूपी जीके जो कि देख सकते हैं मात्र 49 रुपये में कंप्लीट थ्योरी होगी और आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 700 से प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यूपी जीके के होंगे। तो आप लोग हमारी पीडीएफ को ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे दी गई है, क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि आज आप लोग कितना स्कोर इसमें से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे किया गया है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। चलिए पहले को ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 जनवरी 1950, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पादन के रूप में चुना गया। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, सिद्धार्थनगर। कहाँ से, सिद्धार्थनगर, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, आपके एटा में हुआ था। ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, एटा हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी अरुणा आसफ अली, इनका नाम काफ़ी लिया जाता है और ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। जब भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू हुआ था तो उसके दौरान मुंबई के गोलियारा टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए इन्हें याद किया जाता है। ऑप्शन आपका सी नंबर है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था। 5 का ऑप्शन देना है, जवाब क्या हो जाएगा, पंचचारण। इसका ऑप्शन भी हो जाएगा, पंचचारण हो जाएगा। और सॉरी चंपारण, क्या है, चंपारण हो जाएगा, चंपारण हो जाएगा, चंपारण भाई, ठीक है, चंपारण है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है चलैया समिति का संबंध किससे है। चलैया समिति का जो संबंध है दोस्तों ये किससे है, जवाब देना है। चलिए यहाँ पर 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में सुधार। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर जवाब हो जाएगा ये नंबर है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में सुधार। आप लोग हंस नहीं रहे थे, आराम से शांत से बिल्कुल पढ़ रहे थे, है ना, इसलिए हमने सोचा आपका दिमाग थोड़ा सा लाते हैं अपनी साइड। याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हुआ था, वर्ष 91 के बाद, वर्ष 1991 के बाद एक राजकोषीय सुधार के रूप में आधारित किया गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि 1699 में खालसा पंथ की स्थापना रखी। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर में ऑप्शन जवाब हो जाएगा श्री गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह इसका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से किया था। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। 8 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, श्री गुरु रामदास, इसका जवाब डी नंबर है राइट हो जाएगा, श्री गुरु रामदास इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कृषि मूल्य आयोग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। कृषि मूल्य आयोग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिए सी नंबर जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्या हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसका ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, यहाँ पर जवाब देना है। तो कह रहा है 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। ऐसा तो गलत है।
यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर बी नंबर है। तो 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है, कौन सा सही मिलान है 11 नंबर में। तो कह रहा है अनुच्छेद 19 का ई संघ बनाने का, यहाँ पर संघ बनाने का नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा कौन सा, सी वाला। अनुच्छेद 19 का जो ए दिया है वो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, ऑप्शन सी वाले में यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा गलत दिया गया है, कौन सा गलत दिया गया है। पहला पॉइंट दिया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्य करता है, सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी सही हो जाएगा। कह रहा है 30 वर्ष की आयु पर व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, नहीं। कितने, 35 वर्ष की अवस्था में या 35 वर्ष जब हो जाएगा तभी बन पाएगा। अगला है भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किस सलाह पर नियुक्त किया जाता है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किस सलाह पर नियुक्त किया जाता है 13 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये नंबर याद रखिएगा, प्रधानमंत्री, है ना। मतलब यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री, इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है 14 नंबर में। कह रहा है जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, सही है भाई। पहला जो आपका पॉइंट है बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, आपका जवाब ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है, कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। यहाँ पर 15 का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है आपका 15 नंबर में ऑप्शन जब का डी, अम्मान। क्या है, जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है, कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है 16 नंबर में। जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका, यहाँ पर तोग रोग, जो तोग रोग है, यहाँ पर आंसर जो बी नंबर है ये राइट हो जाएगा, तोग रोग होता है। अगला दिया गया है एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश इनमें से कौन सा है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपका चाइना है, फिर भारत है और तीसरा नंबर आ जाता है इंडोनेशिया का। आपका जवाब जो बनेगा यहाँ पर 17 नंबर में ओ डी नंबर राइट हो जाएगा। तो आप बिल्कुल सही है, नो संतारा यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, अर्थात दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो आपका है वो आपके कहां पर है। आपका जवाब हो जाएगा ब्राजील में, आपका जवाब बी नंबर हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, है ना। अगला बताइएगा निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, आपका जवाब बताना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में लाइक की संख्या थोड़ा कम है, देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, उनमें से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइक शेयर कम किया है। तो दोस्तों इतना करिए कि लाइक शेयर करने में कम से कम ऐसा दिखे हमें भी कि यहाँ क्लास में काफ़ी लोग जुड़े हैं और लाइक की भी संख्या लगभग सही दिख रही है ना। तो सभी लोग दोस्तों यहाँ पर लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेहतरीन आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल पेपर हम आपको देते हैं, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छूटेगा और एक ऐसा मॉडल पेपर नहीं छूटेगा जिससे आप लोग रूबरू ना हो, हर एक मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। चलिए लाइक शेयर सभी लोग करते रहिए। देखो यहाँ पर आपका जो जवाब है 19 नंबर में लगभग सभी का सही आ गया है। यहाँ पर कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की, तो कौन है, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है यहाँ पर बी गोदावरी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बता दीजिए फिर। अरे तो वही तो बता रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यहाँ पर हो जाए आपका बी नंबर, गोदावरी नदी है, ये आपकी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं। सभी का जवाब दोस्तों आ रहा है 20 नंबर में, जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा 10 दिसंबर। कब मनाते हैं, 10 दिसंबर, ऑप्शन बने आपका डी नंबर है। अगला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है 21 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर है, नीदरलैंड में है। कहाँ पर है, नीदरलैंड, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर है, नीदरलैंड में कहाँ पर है, हेग में, द हेग, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, न्यायाधीशों की संख्या बताइए कितनी है, न्यायाधीशों की संख्या बताइए जल्दी से, न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी है, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या यहाँ पर 15 आ रहा है, जवाब 15 है। चलिए अच्छी बात है, 15 यहाँ पर जवाब आ गया है। एक पॉइंट और बताना है कि जो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है वो कितना होता है, यहाँ के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, कार्यकाल बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 9 साल होता है। कितना होता है, 9 साल होता है। दूसरे पॉइंट यहाँ पर ये भी हमने आपको बताया था कि कोई एक देश से, जैसे आपका यहाँ पर है भारत, है ना, ये प्यारा सा अपना भारत है, इसमें से याद रखिएगा 2 न्यायाधीश यहाँ पर नहीं बन सकते हैं, एक साथ किसी भी देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं, याद रखिए। किसी एक देश का मात्र एक ही न्यायाधीश वहाँ पर जाएगा, जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तब दूसरा बन सकता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, ये पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडा से परिवर्तित हो जाता है,
पेड़ पौधों में निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है ये किस में परिवर्तित हो जाता है? 22 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 22 की अगर बात किया जाए डी नंबर दोस्तों यहाँ पर फल में हो जाता है। किसमें? फल में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें से वाष्प होती है जो कि स्वास्थ्य में जहरीली होती है। अर्थात जो CFL होते हैं, है ना, और जो आपके फ्लोरोरेंस जो आपकी ट्यूब होती हैं, ये जब क्या होते हैं, फूट जाते हैं या सुरक्षित नहीं होते हैं, टूट जाते हैं, इनके अंदर एक गैस होती है जो खतरनाक होती है। ये गैस कौन सी है? यहाँ पर देखिए डी नंबर, पारा होता है। क्या? पारा। इसका जो ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। और आपको मालूम है पारा से क्या होता है, मिनी माता रोग भी हो जाता है। ज़्यादा अगर पानी के माध्यम से अगर बॉडी में पहुंच जाती है, मिनी माता रोग भी हो जाता है। अगला आपसे दिया गया है कि पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक कहा जाता है। 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, जाइलम होता है। क्या? जाइलम। मतलब ये कह सकते हैं कि कोई पेड़ है और उसमें से जड़ से पानी ले जाना है तो ये जाइलम को एधा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एधा। तो इसके माध्यम से ही, जड़ों के माध्यम से पानी ऊपर तक जाता है, इसे हम लोग जाइलम कहते हैं। सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनना है। पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनना है। यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर, ब्रेड मोल्ड आपका है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है कौन सा? 25 नंबर में। तो 25 का ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ब्रेड मोल्ड इसका आंसर राइट हो जाएगा। और ब्रेड मोल्ड जो आपका है कवक का एक सामान्य प्रकार होता है। क्या? ये जो होता है कवक का ही एक प्रकार होता है, कवक का ही प्रकार होता है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल जैसे पौधे हो या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर या कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया है। यह पहला पूर्ण रूप से सिंथेटिक फाइबर का है। यहाँ पर बताइए ऐसा कौन सा यहाँ पर रेयान है, ये कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नायलॉन। कहने नायलॉन है। ये किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया है, ये मानव निर्मित फाइबर है, नायलॉन। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है आपसे कि ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ये बताइएगा किसने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? 27 नंबर की ऑप्शन क्या है? यहाँ पर जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। क्या है? जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने ये सिद्धांत को दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा? राइट बताना है। चलिए राइट आंसर की देखा जाए तो आपका आंसर में से हो जाएगा दोस्तों 28 नंबर में जवाब बी हो जाएगा। ये विजय केलकर समिति के द्वारा, है ना, विजय केलकर। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा प्रशासन के पतन के कारण हो सकता है। मतलब अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा प्रशासन के पतन के कारण होता है। ये कथन जो दिया था वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? चलिए बताइएगा दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 30 नंबर में। जवाब हो जाएगा सी नंबर, याद रखिए 1954 में। कब? 1954 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 31 को ऑप्शन देना है। चलिए जवाब दीजिएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है, जवाब हो जाएगा यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 15 मार्च, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 मार्च आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 15 मार्च इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय वायुसेना के विमान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? चलिए भारतीय वायुसेना के विमान की प्रथम महिला पायलट पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर वायुसेना दिया है और इनका नाम क्या है? 32 नंबर में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी, ये हरिता देवोल है। कौन है? हरिता देवोल। इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा, हरिता देवोल इसका आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विकास एवं शिक्षा संचार इकाई केंद्र स्थित है। विकास एवं शिक्षा संचार इकाई ये केंद्र जो आपका है कहाँ पर है? 33 नंबर में। जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी, आपके अहमदाबाद में दोस्तों। कहाँ पर है? अहमदाबाद इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? नमस्ते नमस्ते भाई नमस्ते, बताइए। कह रहा है वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? 34 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा ये आपकी जो रिपोर्ट होती है प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी 2016 से। कब से हुई थी? 2016 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अगला है अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक पूछा गया है। 35 नंबर में जो ऑप्शन है सी हो जाएगा, नीना राय। कौन है? नीना राय इसका जो ऑप्शन है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आयरलैंड की मुद्रा क्या है?
आयरलैंड की मुद्रा पूछा गया है और जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यूरी। क्या है, यूरी। इसका जवाब है यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, यूरी हो जाएगा। ठीक है ना। राजधानी पूछे तो राजधानी बताना है डबलिन। क्या है, डबलिन। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं वो आपके कौन थे। नीति आयोग के प्रथम मुख्य अधिकारी जो आपसे पूछा गया सीईओ, वो आपके कौन थे। 37 को ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सही लोग जवाब दीजिए इसका भाई। देखिए 37 नंबर में भी जवाब आ रहा है, जवाब क्या हो जाएगा इसमें से बताइए भाई। चलिए यहाँ पर 37 नंबर में जो ऑप्शन आया है लगभग सभी का आया है अरविंद पनगाड़िया, है ना। लेकिन ये बताइएगा वर्तमान में कौन है। अब ये बताइएगा कि वर्तमान में जो है वो आपके कौन है, वर्तमान में जो है वो आपके कौन है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए भाई। सभी लोग इस क्वेश्चन के जवाब गलत दे रहे हैं, मतलब कैसे के अलग अलग दे रहे हैं। बताइएगा नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे। चलिए देखो, कुछ लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है अरविंद पनगाड़िया, लेकिन कुछ लोगों ने जवाब दिया है सिंधु श्री खुल्लर, है ना। याद रखिए इसका जो राइट आंसर आपका है पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या याद रखिएगा, सिंधु श्री खुल्लर इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, खुल्लर आपके यहाँ पर हैं, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि नीति आयोग के यहाँ पर पूछा गया। बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्यूबा की राजधानी पूछा गया, क्यूबा की राजधानी पूछा गया है। चलिए बताइएगा क्यूबा की राजधानी, बताइएगा क्यूबा की राजधानी क्या है 38 नंबर में, तो जवाब हो जाएगा हवाना। क्या है, हवाना। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, हवाना हो जाएगा। ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की संख्या बताना है। चलिए भाई वेलकम है, वेलकम है, सभी का वेलकम है। चलिए नए हो स्टूडेंट या पुराने स्टूडेंट हो, सभी का वेलकम है, खास करके पुराने स्टूडेंट का डबल वेलकम रहता है ना। चलिए यहाँ पर दिया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या पूछा गया 39 नंबर में, जवाब हो जाएगा डी नंबर 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, 24 तीलियां हो जाएंगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस झंडे की लंबाई चौड़ाई होती है कितनी होती है, 3:2, लंबाई होती है 3 और चौड़ाई होती है 2 होती है। ठीक है। इसको राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने एक्सेप्ट कब किया था, तो आपके 22 जुलाई, कब 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया 40 नंबर में, जवाब हो जाएगा बी नंबर 1901 में। कब, 1901 में। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ पर हुई है। देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर 41 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा नई दिल्ली में। दोस्तों कहाँ पर, नई दिल्ली। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आधार वर्ष 2004-05 को कब बदलकर 2011-12 कर दिया गया। चलिए आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर 2011-12 कर दिया गया था, तो यहाँ पर बताना है 42 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। 42 को ऑप्शन डी हो जाएगा जनवरी 2015 में। ठीक है, जनवरी 2015 में परिवर्तन किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य नहीं है, आसियान का सदस्य। देखिए 43 नंबर की अगर बात करें 43 नंबर में, तो आपका जवाब इनमें से क्या होगा। यहाँ पर जवाब दोस्तों याद रखिए ए नंबर हो जाएगा वेनेजुएला। कौन, वेनेजुएला। इसका जो है ये आपका कह सकते हैं कि इसका सदस्य नहीं है। इसके 10 सदस्य हमने बताया था कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे संगठन पूछे जाएंगे जिसमें 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 3 लोग हैं, 7 लोग हैं, या 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, बस लगभग इतना पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा देशों वाले नहीं पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका आसियान है, आसियान, तो इसमें 10 देशों का समूह है। ठीक है, 10 देशों का समूह है, जिसमें से आपका इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, ब्रुनेई, वियतनाम और वर्मा। लगभग देखा जाए ये कहाँ के हैं, तो भारत की इस साइड के हैं। लगभग सभी आपके भारत की इस साइड के आपके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि जो आसियान है ये आपका जो स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा। मुख्यालय पूछ ले तो क्या बताएंगे, आसियान का अगर पूछ लेता है मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो ये बताइए कि आसियान का मुख्यालय है कहाँ पर, जल्दी से बताइए। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, जकार्ता में, अर्थात इंडोनेशिया, जकार्ता हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज इनमें से कौन सा है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज पूछा गया है, तो जवाब हो जाएगा क्या, मुंबई। ये 1875 में स्थापित किया गया था। आपका जवाब हो जाएगा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जीएसटी लागू करने के लिए सबसे पहले सिफारिश किसने किया था। भारत में जीएसटी लागू करने के लिए सबसे पहले सिफारिश जो किया वो किसने किया था। यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर, याद रखिए विजय केलकर। ये क्वेश्चन आपका दोबारा से देखो मिला है, आपका जवाब सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है तरफ से पीएम स्वनिधि योजना के तहत छोटे दुकानदार कितने रुपए तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो छोटे दुकानदार होते हैं दोस्तों, उनको पीएम स्वनिधि की योजना के तहत इन्हें लोन भी मिलेगा।
तो यहाँ पर देखिए 46 का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर 10,000 रुपये। 10,000 ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। 10,000 तक के लिए ऋण का आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके जो भुगतान की राशि है वो 1 साल के भीतर करना होता है। कितने? 1 साल में भुगतान किया जाता है। तो ये बताइए 10,000 रुपये में हमको तो नहीं लगता है कि एक दुकान भी खुल सकती है। यहाँ पर 10,000 में भैया 10,000 में दुकान भी नहीं खुल पाएगी, तो 10,000 इनको कम से कम बढ़ा के देना चाहिए, क्योंकि नहीं। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण किया गया है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण किया गया है। तो दोस्तों 47 की अगर बात किया जाए तो आंसर हो जाएगा कुल 3 बार किया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जाम का पूर्ण रूप क्या होता है। चलिए, यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, JAM का पूर्ण रूप पूछा गया है। चलिए, यहाँ होता है जन धन आधार मोबाइल, जन धन आधार मोबाइल। यहाँ पर जो आंसर आपका है 48 नंबर में, वो जवाब हो जाएगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो कि जन धन खाते को आधार और मोबाइल नंबर से जोड़कर सरकारी सब्सिडी रिसाव के सीधा लाभार्थी के खातों में नकदी पहुंचाने के लिए प्रयास किया गया है, ताकि बीच में इधर उधर जो होते हैं ना लखड़ भाई, वो खा ना सके, डायरेक्ट खाते में पहुंच सके। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ग्रीन गोल्ड या हरित स्वर्ण कहा जाता है, बांस उत्पादन को कहते हैं। बांस जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और आपको याद होगा कि बांस जो काफ़ी तेजी से इसका जो प्रकार है बढ़ रहा है, और ये जो बांस होता है ये कार्बन को बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, इसको अवशोषित बहुत जल्दी करता है, याद रखिएगा, और ऑक्सीजन भी उत्पन्न करता है। तो केंद्र सरकार ने बांस मिशन भी चलाया है, जिससे लोग क्या हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। और अपने उत्तर भारत में तो नहीं, लेकिन दक्षिण भारत में देखा जाए तो बांस के कई योजनाएं चलाई गई हैं। ठीक है ना, बांस की जो योजना है, काफ़ी योजना आपके दक्षिण भारत में ज़्यादा चल रही हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है। यहाँ पर देखिए 50 नंबर में जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, 50 नंबर की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर बताना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, जवाब यहाँ पर 1 जुलाई हो जाएगा या 1 अप्रैल हो जाएगा, क्या बनेगा। वर्तमान में जो आपका हो गया है वो आपका 1 अप्रैल हो गया है, ठीक है ना। पहले तो आपका 1 जुलाई था, लेकिन अब क्या हो गया है, 1 अप्रैल। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री PDF भी मिलेंगी, फ्री वीडियो भी मिलेंगे, और कुछ PDF आपको पैसे से भी मिलेंगी। आप हमारी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके की PDF इस प्रकार से आपकी बनाई गई है, जहाँ पर आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उसको अच्छी तरीके से हाईलाइट भी किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से जो भी आपका पॉइंट पूछा जा सकता है या अभी तक पूछा गया है उसके बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। वहीं पर जीके की PDF जो कि आपकी टॉपिक वाइज मिलेगी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, हर एक चीज़ का आपका टॉपिक वाइज यहाँ पर आपका दिया गया है। कोई भी आपका यहाँ पर जो भी आपके मिशन है या आपके आंदोलन है, बिल्कुल क्रम से यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर साइंस हो या आपका कंप्यूटर हो, यहाँ पर बेहतर तरीके से ये PDF आपकी है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि PDF को डाउनलोड भी कर पाएंगे, प्रिंट भी निकलवा पाएंगे। यहाँ पर हिंदी का कंप्लीट कोर्स मात्र 99 रुपये में है, जो कि कंप्लीट थ्योरी है, और आपके यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर जीके में लगभग 5000 क्वेश्चन है, जिसमें से 200 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्यूटर के भी लगभग यहाँ पर होंगे, मात्र 99 रुपये में दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर यूपी जीके जो कि देख सकते हैं मात्र 49 रुपये में कंप्लीट थ्योरी होगी, और आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 700 से प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यूपी जीके के होंगे। तो आप लोग हमारे PDF को ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे दी गई है, क्लिक करके जुड़ सकते हैं और अपना इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, और इसके बाद इसके बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को और ही मजबूत बना सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, भूगोल, संविधान, ऑल सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, या यहाँ पर जीके का 10 प्रैक्टिस सेट, स्टैटिक जीके थ्योरी, ये सब कुछ जीके में आपको यहाँ पर दिया गया है मात्र 99 रुपये में। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़ जाइएगा। तो भाई आप सभी लोग जुड़ते रहिए, मेहनत करते रहिएगा, जल्दी से कवर करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।